हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आशीष श्रीवास्तव है और ग्रो यूथ क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं चैप्टर 2 क्लास 11th जो यूनिट एंड डायमेंशन है उसका थर्ड पार्ट। तो आज हम देखेंगे डायमेंशन के बारे में। लास्ट टाइम हमने यूनिट्स के बारे में पढ़ लिया था, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, देखा था डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती हैं और 7 फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटीज होती हैं एंड 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं, उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। तो आज हम उनके डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे कि डायमेंशन क्या होता है और इसके यूज क्या है। तो क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे ग्रो यूथ क्लासेस चैनल को, यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। और जो स्टूडेंट क्लास 12th में है उनके लिए ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल होगी, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ जो बच्चे क्लास 12th में या क्लास 11th में हैं उनके पास तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, क्योंकि ये क्लास उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है और जल्दी से जल्दी हमारी केमिस्ट्री की क्लास भी इस चैनल पे शुरू हो जाएगी। और जो हमने अभी तक पढ़ाया है उसकी जो PDF है, उसके जो नोट्स हैं यहाँ पे जो हम पढ़ाते हैं, उसके अलावा जो नोट्स हैं वो नोट्स आपको हमारे ग्रो यूथ क्लासेस एक एप्लीकेशन है, ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको नोट्स जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। जैसे ही हमारा ये टॉपिक, जैसे यूनिट एंड डायमेंशन है तो हमने यूनिट पढ़ लिया था, अभी डायमेंशन पढ़ेंगे, तो यूनिट और डायमेंशन के कंप्लीट नोट्स जो है उस पर अपलोड कर दिए जाएंगे। और ऐसे ही क्लास 12th के नोट्स जो है, जो हम अभी इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड्स पढ़ रहे हैं, उसमें हमने अभी सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ा है, परमिटिविटी के बारे में पढ़ा है और चार्ज कैसे करते हैं किसी बॉडी को वो पढ़ा है। तो ये सब जो इनके जो नोट्स हैं वो अपलोड कर दिए जाएंगे। उसके बाद जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे उसके बाद आगे उसके नोट्स अपलोड करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करेंगे हम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि डायमेंशन होता क्या है, डायमेंशन क्या चीज है, डायमेंशन की जरूरत क्यों पड़ी। तो ये हम देखते हैं। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि हमारे फिजिक्स में 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती हैं और उनकी हेल्प से हम बाकी की सारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को हम डिराइव कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो फिर डायमेंशन क्या चीज है, तो यहाँ पे हम देखेंगे दीज आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड यूनिट ऑफ क्वांटिटी। या फिर दूसरी डेफिनेशन बोले तो वी कैन से दैट द फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड इट्स मल्टीपल्स आर द डायमेंशन ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। अब ये तो हो गई याद करने के लिए, लेकिन इसको जब समझेंगे तब हमें याद होगी ये डेफिनेशन, ऐसे रटने से कोई फायदा नहीं है। तो इसको याद करने के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी थी उनसे हमने डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को बनाना सीखा था। सिमिलरली उनको हम, जो हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी, उनको हम एक लेटर देंगे, पर्टिकुलर लेटर देंगे, एक लेटर से डोनेट करेंगे उसकी डायमेंशन को, और वो जो लेटर होगा उसी लेटर की पावर्स में, उसी लेटर्स के साथ में अगर हम डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को लिखेंगे तो हमारे लिए याद करना इजी होगा और समझना भी इजी होगा। कैसे होगा वो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे मान के चलो लेंथ है, किसी चीज की लेंथ है, तो लेंथ को हमने एक साइन दिया अगर कैपिटल एल और इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। अब हम जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बनाते हैं उसमें जहां भी लेंथ का टर्म आएगा, अगर हमें उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो डायमेंशनल फॉर्मूले में हम लेंथ की जगह पे एल लिख देंगे। यानी कि जो हम डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी या कोई जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होती है फिजिक्स में, सबको हम लिखेंगे किसके फॉर्म में, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके एक साइन देंगे उनको हम और उसकी फॉर्म में हम लिखेंगे। तो उसकी कितनी पावर्स में या कितने मल्टीपल उसके यूज कर रहे हैं हम उस चीज में, उस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में या डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में, तो वो उसकी फॉर्म में हम लिखेंगे। तो पहले हम इनको देख देते हैं हमने क्या क्या नाम दिए हैं। एक तो है लेंथ को हमने दिया स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल एल, मास को दिया कैपिटल एम, टाइम को दिया कैपिटल टी, और ये सारे हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। तो देखो टेम्परेचर के लिए हमने लिखा कैपिटल के, इलेक्ट्रिक करंट के लिए ए, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए सी डी, क्योंकि हम इसकी यूनिट जानते हैं क्या होती है, कैंडेला, तो इसके लिए हम सी डी लिखेंगे। और एक जो नीचे यहाँ पे नहीं दिख रहा है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसके लिए हमने यहाँ पे
डायमेंशन लिखी है MOL। तो जितनी भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी, फिजिक्स में आएंगी, या कुछ जो हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, मोल हम जानते हैं, केमिस्ट्री में यूज करते हैं, बट यहाँ पे एक फिजिकल क्वांटिटी की तरह हम इसको यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसके लिए हम क्या लिखेंगे MOL। और जिस फॉर्मूले में भी ये आएगी, पूरी फिजिक्स जब हम पढ़ेंगे, वहां पे जहां पे भी इसका यूज होगा तो वहां पे हम इसकी फॉर्म में MOL लिख सकते हैं। ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली जो यूज्ड होती हैं वो हमारी होती हैं ML और T। तो MLT के फॉर्म में हम सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको लिख देंगे। तो अब ये देखना हमारे लिए कितना आसान हो जाएगा कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उनको मास, लेंथ और टाइम की टर्म में अगर हम लिख दें तो हमारे लिए बहुत इजी रहेगा, और ये भी पता चलेगा कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जो एक दूसरे के सेम है। ठीक है, उनके डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होंगे तो यानी कि वो सेम यूनिट है, सेम फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पावर्स ऑफ ML और T के फॉर्म में हम M मास, लेंथ, L टाइम, T, तो इनकी फॉर्म में हम सारी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उनको लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें, यहां पे हमने एक एग्जांपल लिया है एरिया। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो हम क्या लिखते हैं, अगर हम एक रेक्टेंगल की बात करें या कोई भी, देखो एरिया किसी का भी हो, एरिया हमेशा सेम होता है, मतलब एरिया का जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा, बस उसके देखने का नजरिया थोड़ा बदल जाता है। जैसे अगर हम स्क्वायर की बात करें तो लेंथ इंटू लेंथ, क्योंकि लेंथ उसकी चारों तरफ चारों साइडें सेम होती हैं। अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो लेंथ इंटू विड्थ। ट्रायंगल के एरिया की बात करें तब हम यूज करते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये तो हमारे लिए ये फॉर्मूले पे बेस्ड है इसलिए, लेकिन जबकि इनका जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे वो हमेशा सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बेस है 1/2 तो कांस्टेंट है, बी जो बेस है वो भी एक लेंथ है, उसको भी हम मेजर करेंगे, बेस की वैल्यू रखेंगे तो वो भी एक लेंथ है, तो एल लिखेंगे। हाइट जो है वो भी एक लेंथ है, हमने पढ़ा था पहले क्लास में, तो यहाँ पे एल इंटू एल यानी कि एल की पावर 2, यानी कि लेंथ जो है वो कितनी बार यूज हुआ है, 2 बार, यानी कि 2 बार मल्टीपल होगा उसका। तो यहाँ पे अगर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें, पहले मान के चलो कोई भी ले लो आप, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ले हम, तो यहाँ पे क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये तो लेंथ है, इसको हमने क्या साइन दिया था, एल, कैपिटल एल, पहली स्लाइड में हमने देखा था कैपिटल एल से इसको लिख रहे थे। ऐसे ही यहाँ पे जो ब्रेड्थ आई है इसको भी हम कैपिटल एल लिखेंगे, इसको कैपिटल एल, क्योंकि ये भी तो एक लेंथ है या एक दूरी है, डिस्टेंस है। तो जब ये एल और एल 2 बार आया है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एल स्क्वायर, एल स्क्वायर। तो ये हमारा, इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। अब इसका यूज क्या है, इसका यूज ये है कि अगर हमें कहीं पे दिखेगा एल स्क्वायर तो हम समझ जाएंगे क्या है, एरिया निकाल रहे हैं। या हमें 2 लेंथ अगर दी हुई है, लेंथ और विड्थ दी गई है, या लेंथ या बेस इनटू हाइट जो है ये दिया गया है, तो उससे हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो हम आगे देखेंगे। तो चलो, ये तो हमने एरिया के लिए निकाला, हम और जो फिजिकल क्वांटिटी है उनके लिए निकालेंगे। तो निकालने से पहले एक चीज समझ लीजिए, 4 चीजें हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर पता है, सिर्फ 4 चीजें, अगर हमें 4 चीजें फिजिकल क्वांटिटी की पता है तो हम इजीली हम उसको याद रख पाएंगे, इजीली हम उसको समझ पाएंगे और हमारे काम आएगा वो। कैसे, देखो, सबसे पहले क्वांटिटी का नेम, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका नेम क्या है, उसके बाद नेम के बाद आता है उसका फॉर्मूला, सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी क्या है उसका नेम, जैसे हमने एरिया के लिए पढ़ा अभी, एरिया नाम हो गया उसका। अब उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ यानी कि उसकी लंबाई गुणा चौड़ाई, ये उसका क्या हो गया, फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद जो फॉर्मूला है उसमें जितनी चीजें यूज हुई हैं उनका हमें क्या पता होना चाहिए, डायमेंशन।
और डायमेंशन हम जानते हैं क्या होता है डायमेंशन, स्क्वायर ब्रैकेट में एल, स्क्वायर ब्रैकेट में एम, स्क्वायर ब्रैकेट में टी, या स्क्वायर ब्रैकेट में टेम्परेचर का के, या फिर करंट का ए या आई। तो वो चीजें हमें पता होनी चाहिए और उसकी फॉर्म में हम लिख देंगे। चौथी चीज हमें क्या पता होनी चाहिए, उसकी यूनिट। सिर्फ हमें अगर ये 4 चीजें पता है तो हमें समझो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में सब कुछ पता है। हमें सिर्फ यही 4 चीजें याद रखनी है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहां पे निकालें नंबर 2 वॉल्यूम, वॉल्यूम ये हो गई नेम ऑफ क्वांटिटी। ये हमें क्वांटिटी पता है कि एक वॉल्यूम होती है कोई चीज। अब वॉल्यूम क्या होता है ये देखने के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि अगर हमें कहीं क्यूब का निकालना है, क्यूबॉइड है अगर मान लो, ये तो सभी लोग बना लेते हैं, तो इसमें 3 चीजें होती हैं, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। 3 चीजें होती हैं। तो यहाँ पे क्या आता है, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। तो अब इसको लिखना है, अगर हमें इसको डायमेंशन लिखना है इसकी, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, एल इनटू विड्थ की डायमेंशन क्या होगी, एल, क्योंकि ये भी एक लंबाई है, और हाइट की डायमेंशन क्या होगी, एल। तीनों की डायमेंशन एल है क्योंकि तीनों क्या है, एक दूरी है, एक डिस्टेंस है, एक लेंथ है। ठीक है, तो इसका अगर डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा, एल इंटू एल इंटू एल। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एल की पावर 3। अगर इसको हम लैंग्वेज में लिखें तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं 3 डायमेंशंस ऑफ लेंथ। What is volume? Volume is the 3 dimensions of length। यानी कि वॉल्यूम जो है वो हमेशा लेंथ की 3 डायमेंशंस है, मतलब लेंथ को 3 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा तब जाके वॉल्यूम बनेगा। ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम के लिए हो गया। तो ये समझ में आ गया होगा। इसको क्या बोलेंगे, इसको हमने देखा एल इंटू एल, मीटर, मीटर स्क्वायर, यानी कि एल की पावर 2 है, लेंथ की पावर 2 है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया कैपिटल एल स्क्वायर इन द स्क्वायर ब्रैकेट। इसको अगर हम लैंग्वेज में बोले, अगर हम स्टेटमेंट में बोले तो क्या बोलेंगे, एरिया इज डिफाइंड एज द 2 डायमेंशंस ऑफ लेंथ। यानी कि लेंथ की 2 डायमेंशन को यूज करेंगे तब हमारा क्या निकलेगा, एरिया। सिमिलरली वॉल्यूम के लिए हमने लिखा 3 डायमेंशंस ऑफ लेंथ। अब लेंथ के अलावा कोई और चीज अगर आती है तब क्या करेंगे, तो यहां पे एक और एग्जांपल लेते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास के लिए हमने क्या डायमेंशन यूज की थी ये पता होना चाहिए। देखो ये हो गया क्वांटिटी का नेम, हमें इसका नेम पता है, 4 चीजें जो हमने बोली नेम पता है। दूसरा इसका हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमें पता है मास अपॉन वॉल्यूम है। और इसके बाद आती है डायमेंशन, तो इन दोनों का हमें डायमेंशन पता होना चाहिए, डायमेंशन पता होना चाहिए। उसके बाद होता है यूनिट। तो अगर हमें इसका डायमेंशन पता है और यूनिट कैसे निकाल लेंगे, मास की यूनिट केजी, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब, एल इंटू एल इंटू एल इक्वल टू मीटर क्यूब। इसकी जैसे मीटर स्क्वायर थी, सिमिलरली यहाँ पे मीटर क्यूब, क्योंकि लेंथ 3 बार यूज हो रही है। तो इसको हम क्या करेंगे, मास के लिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, डायमेंशन एम स्क्वायर ब्रैकेट अपॉन, वॉल्यूम के लिए हमने यहाँ पे निकाल लिया है, वॉल्यूम के लिए हम डायमेंशन क्या यूज करते हैं, एल क्यूब, एल क्यूब। ठीक है, अब इसको इजी करने के लिए क्या करते हैं, इसको हमें अपॉन में नहीं लिखना है, जानते हैं हम फिजिक्स में सब चीजें इजी बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसको जब ऊपर लाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अभी +3 है तो इसको हम बराबर से लिखेंगे जब एम एल टी की फॉर्म में, तो एम की पावर कितनी है 1, एल की पावर ऊपर आके कितनी हो जाएगी -3। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा किसका, डेंसिटी का। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम एल की पावर -3। ये हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कुछ और अगर देखें यहाँ पे, वेलोसिटी का अगर हम निकालें, वेलोसिटी का निकालें। अब जैसे यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई, क्वांटिटी,
क्वांटिटी हमें पता है वेलोसिटी है। वेलोसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं? वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं, हमारी फिजिक्स में जो डेफिनेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं कि अगर मान के चलो कि आपने इतनी मीटर डिस्टेंस 1 सेकंड में कवर की, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? स्पीड या वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? बोलते हैं कि इतनी मीटर, कुछ मीटर, ये अभी मैं पूरा लिख देता हूं। अगर यहां पे मैं पूरा लिख दूं, वेलोसिटी को क्या लिखते हैं कि इतनी डिस्टेंस आपने कवर की इतने टाइम में, उसी को तो हम स्पीड बोलते हैं कि 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में आपने कितनी डिस्टेंस कवर की? 20 किलोमीटर। तो आपकी स्पीड कितनी हुई? 20 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम बोलते हैं स्पीड या वेलोसिटी। तो डिस्टेंस, अब ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसकी डायमेंशन हमें पता होनी चाहिए। डायमेंशन के लिए डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है? कैपिटल एल, क्योंकि ये एक लेंथ है। अपॉन टाइम के लिए डायमेंशन क्या यूज होगी? टी। और हम क्या करते हैं? इनको एक साथ लिखते हैं, इक्वल में लिखना है इनको, तो लिखेंगे एल टी की पावर -1। ये हमारी डायमेंशनल फॉर्मूला किसका हो गया? वेलोसिटी का। अगर हम बात करें एक्सीलरेशन की, तो एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हमें निकालना है, एक्सीलरेशन का अगर हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो क्या होता है? वेलोसिटी जो पर सेकंड क्या हो रही है? इंक्रीज या डिक्रीज पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है वो हम निकाल चुके हैं, एल टी की पावर -1। और ये वाला टी, टाइम का टी एक और आएगा, जिसको हम फिर से अगर ऊपर लाएंगे तो हो जाएगा एल टी की पावर -2। ठीक है, ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। बट हमने एक चीज और बोली थी कि क्वांटिटी पता होनी चाहिए, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूले में जितनी फिजिकल क्वांटिटी यूज हुई है उनका हमें यूनिट भी पता होना चाहिए। तो यूनिट तो हम इजीली निकाल सकते हैं अगर हमें डायमेंशनल फॉर्मूला पता चल गया है। तो यहाँ पे देखो लेंथ है, लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं? यूनिट क्या होती है? मीटर। और टाइम के लिए हम यूज करते हैं सेकेंड, तो मीटर सेकेंड इनवर्स, यानी कि मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही इसकी यूनिट अगर निकालनी है तो लेंथ के लिए मीटर यूज करते हैं और टाइम के लिए सेकेंड यूज करते हैं, और ये -2 यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हम यूनिट भी इजिली निकाल सकते हैं अगर हमें डायमेंशनल फॉर्मूला पता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें फोर्स की, एक और यूज कर लेते हैं, फोर्स क्लियर कर देते हैं इसको, एक और लेते हैं फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, ठीक है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो ये तो हमारे लिए और इजी हो गया, क्योंकि मास के लिए हम डायमेंशन क्या यूज करते हैं? मीन एम, कैपिटल एम, इनटू एक्सीलरेशन के लिए हमने निकाल लिया था, हम यूज करते थे एल टी की पावर -2। तो यहाँ पे एल टी की पावर -2। अब ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एम एल टी की पावर -2। ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया किसका? फोर्स का। अब अगर हमें इसकी यूनिट निकालनी है तब क्या होगी? एम मास किस में मेजर करते हैं? केजी। एल यानी कि मीटर, और टी की पावर -2 यानी कि सेकेंड की पावर -2, यानी कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी यूनिट हो जाएगी फोर्स की केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको फिजिक्स में हम जानते हैं एक नया नाम दिया गया है, क्या? न्यूटन। इतने न्यूटन। ठीक है, तो ये हमारे लिए इजी हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसको अगर हमें 1 मीटर डिस्टेंस तक ले जाना है, ठीक है, 1 मीटर डिस्टेंस तक लेके जाना है तो कितना फोर्स लग रहा है? 1 न्यूटन। अगर हमें इसको 2 मीटर डिस्टेंस तक लेके जाना है, यानी कि हमें लेंथ कितनी कर दी हमने? डबल। अगर हमने लेंथ डबल की है तो फोर्स भी क्या हो जाएगा? डबल। तो हमने देखा कि अगर इसको हम 2 टाइम्स बढ़ा रहे हैं
तो फोर्स भी 2 टाइम्स बढ़ रहा है। अगर हम लेंथ को 2 टाइम्स बढ़ा रहे हैं तो फोर्स भी हमें दुगना लगाना पड़ेगा। बट अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम अगर मुझे मान के चलो पहले 4 सेकंड लग रहे थे, पहले 4 सेकंड लग रहे थे और अब हमने क्या कर दिया, इसको 2 सेकंड लगना है। ठीक है, टाइम हमने बोला कि 2 सेकंड लगना चाहिए, अब कम लगना चाहिए टाइम। अगर टाइम को हमने आधा किया है तो t/1/2 किया है टाइम को, इसकी पावर -2 यानी कि 1/4, सॉरी इसकी पावर 1/2 है ना, तो इसकी पावर 2 लिख देंगे डायरेक्टली। t/2 हो जाएगा, हाँ -2 रहेगा, ठीक है -2 रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर टाइम को हमने 1/2 करना है और इसको हम क्या लिखेंगे 1/4, यानी कि फोर्स कितना बढ़ जाएगा 4 टाइम्स। हमें एक बात बताइए, अगर हमने टाइम को 1/2 करना है, 2 टाइम्स कम करना है यानी कि आधा करना है, तो हमें फोर्स कितना बढ़ाना पड़ेगा 4 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है। अगर पावर 2 है यानी कि हमें जितना हम टाइम कम कर रहे हैं उसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा यानी कि फोर्स हमें बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो ये तो डायरेक्टली था, यानी कि ये कौन सा ज्यादा इफेक्टिव हुआ, लेंथ ज्यादा इफेक्टिव हुआ या टाइम। लेंथ तो जितना टाइम बढ़ा रहे थे फोर्स भी उतना ही बढ़ रहा था, लेकिन अगर टाइम को हमने 2 गुना किया तो फोर्स को हमने क्या करना पड़ेगा 4 गुना कम करना पड़ेगा। अगर हमने इसको आधा किया तो फोर्स को हमने 4 गुना बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि ये ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि अगर हम इसको 2 गुना बढ़ाते हैं टाइम को तो ये 4 गुना कम हो जाता है, यानी कि फोर्स पे ज्यादा इफेक्ट कौन कर रहा है, टाइम। हमारा था कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी ज्यादा इंपैक्ट करती है, इसलिए हमें डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करते हैं। ये हमारे यूजेस हैं किसके, डायमेंशनल फॉर्मूले के, ठीक है। इसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कुछ कांस्टेंट जो हम फिजिक्स में यूज करते हैं। देखो कांस्टेंट बहुत सारे हैं, बहुत सारे कांस्टेंट फिजिक्स में यूज होते हैं, उनमें से कुछ हम यहाँ देख लेते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, हमारे जो पीडीएफ अपलोड करेंगे ना हमारे ऐप पे, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हैं कौन कौन से हैं, उनको हम डिटेल में लिखेंगे कैसे वो डेराइव हुआ, ठीक है। मान लो एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर इसको नहीं भी पढ़ा है तब भी टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम जब पूरी फिजिक्स पढ़ेंगे तो ये सारे वर्ड जितने भी हम यहाँ पे टर्म्स यूज कर रहे हैं वो सारी हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। इसको हम लिखते हैं म्यू से। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब यहां पे हम क्या देखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड है, और स्पीड या वेलोसिटी का हमने क्या पढ़ा था डायमेंशनल फॉर्मूला, सॉरी और नीचे भी अगर यही आएगा L T⁻⁻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 ⁻
-1 है, नीचे भी LT-1 है, यानी कि क्या हो जाएगा, दोनों की पावर 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 1 है पावर, ऊपर जाएगी -1 हो जाएगी, और 1 और -1 0 हो जाएंगे, यानी कि L की पावर भी 0 हो जाएगी, T की पावर भी 0 हो जाएगी, और M की पावर तो है ही 0, क्योंकि M तो इस पर डिपेंड ही नहीं करता है, M इसमें नहीं आता है। तो M, L, T तीनों की पावर 0, यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला हमने आपको बोल दिया था कि M, L और T की पावर्स में लिखते हैं जब ना तो M पे डिपेंड कर रहा है, ना L पे डिपेंड कर रहा है, ना T पे डिपेंड कर रहा है, तब क्या करेंगे, तीनों की पावर 0 लिख सकते हैं, ठीक है, तीनों की पावर 0 लिख देंगे। तो ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, तीनों की पावर 0, ठीक है। इसके बाद एक और लेते हैं, अब हम दूसरा फॉर्मूला लेते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, एक फॉर्मूला हम सबने पढ़ा है
एक फॉर्मूला हमने सबने पढ़ा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जब इसको हम G निकालेंगे तो आर स्क्वायर उधर जाएगा और F के साथ जाएगा, m1 m2 नीचे आएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं G इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब इसका डायमेंशन, इसकी सबकी डायमेंशन हमें पता होनी चाहिए। तो इसकी डायमेंशन क्या होती है, m l t की पावर -2। ये हमने लास्ट स्लाइड में ही देखा है। और इसके बाद आती है डिस्टेंस, इसको अलग कर देंगे। इसके बाद आती है आर स्क्वायर यानी कि लेंथ। तो लेंथ का स्क्वायर है यानी कि जो डायमेंशन बनेगी वो भी क्या बनेगी, एल स्क्वायर। तो यहाँ पे एल स्क्वायर अपॉन के जी मास। मास को किससे डोनेट करते हैं, कैपिटल एम से, और मास 2 बार है तो यहाँ पे एम स्क्वायर। अब इसको हम ऊपर ले जाके सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, एम एल टी की पावर -2 एल स्क्वायर और ये एम स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा क्योंकि ये ऊपर जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब इसको हम इजीली एम एल टी के फॉर्म में लिख लेंगे। पहले तीनों लिख लो, एम एल और टी। अब क्या होगा, m की पावर 1 और m की पावर -2 यानी कि m की पावर -1, l की पावर 1 एंड l की पावर 2 यानी कि l क्यूब, और t की पावर -2 है और यहाँ पे कहीं t है नहीं तो t की पावर -2 ही रहेगी। ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला किसका बन गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। अब हमने क्या देखा, यहाँ पे l की पावर 3 है, t की पावर -2 है, m की पावर -1 है, यानी कि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसका होगा, सबसे ज्यादा इफेक्ट लेंथ का। एक और हम देख लेते हैं, एक और अगर हम देखें, एक और देखते हैं क्या, एक फॉर्मूला है E इक्वल टू एच एफ। एक साइंटिस्ट है प्लैंक नाम, मैक्स प्लैंक नाम है इनका, ठीक है। तो H यहाँ पे जो है वो क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू भी हमेशा कांस्टेंट रहती है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट है ये। तो इसकी अगर हमें डायमेंशन निकालनी है तो H इक्वल टू क्या आएगा, E अपॉन एफ, फ्रीक्वेंसी है ये। तो फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशन होता है वो अभी मैं लिख देता हूं डायरेक्ट, बाकी अभी मैं बता दूंगा आपको। एनर्जी की जो डायमेंशन होती है, एनर्जी की डायमेंशन इसके बाद वाली स्लाइड में हम देख लेंगे। तो अभी मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहाँ पे, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, ये हमारी एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, ये हमारा एनर्जी का हो गया डायमेंशन। और इसकी बात करें तो इसका होता है टी की पावर -1, टी की पावर -1। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 और t जब ये वाला ऊपर लाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, t की पावर 1, सिंपल t बस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, एम एल स्क्वायर, एक ही है एल, उसके बाद t की पावर -2 और t की पावर +1, तो t की पावर -1 हो जाएगी। और ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला किसका आ गया, प्लैंक्स कांस्टेंट का, H का। अब इसके बाद हम देखते हैं, कुछ हमने यहाँ पे क्वांटिटी ली है। देखो कांस्टेंट और भी है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और भी आएंगे आगे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वगैरह बहुत हैं। तो हम पहले अभी इनको देखते हैं। कुछ यहाँ पे हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटी ले रखी है, इनकी हम डायमेंशंस कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। और बाकी जो नोट्स प्रोवाइड करेंगे उसमें सारी फिजिकल क्वांटिटी, मैक्सिमम 40 से 50 जो फिजिकल क्वांटिटी है वो हम वहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। उनको हमें याद करना होगा और उनको हम एक बार निकाल के भी देखेंगे घर पे, तो हमारे लिए थोड़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले फोर्स का हम निकाल चुके हैं, F इक्वल टू एम ए, तो उसके लिए हमें निकालने की जरूरत नहीं है। मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, हमने क्या बोला, फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, मोमेंटम इक्वल टू, इसको हमने P से लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी।
m मतलब मास इंटू वेलोसिटी। अब मास के लिए हम क्या लिखते हैं, कैपिटल M, और ये वेलोसिटी के लिए क्या लिखते हैं, L t की पावर -1 L t इनवर्स। इसकी जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा m L t की पावर -1। ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला किसका बन गया, मोमेंटम का। ठीक है, इसके बाद थर्ड है वर्क। वर्क क्या होता है, वर्क जब हम वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे क्लास 11th में ही है, तो वर्क पावर एनर्जी में इसकी हम और डेफिनेशन अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ आपको। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब हमने जो फोर्स लगाया उससे कितनी दूरी कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया, तो वो हमारा वर्क हो जाता है। ठीक है, वर्क के और भी फॉर्मूले हैं, वो हम सारे धीरे धीरे जब वर्क पढ़ेंगे, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर, तब पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या है, इसका फॉर्मूला F इंटू डी और कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा भी लिखते हैं, तो वो कॉस थीटा एंगल के लिए हमें कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला हम सिर्फ लिखेंगे एफ और डी के फॉर्म में। तो एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने देखा है क्या होता है, एम एल टी की पावर -2 इंटू डी के लिए डिस्टेंस है, ये एफ डी डिस्टेंस है, एस भी लिख सकते हैं इसको। तो इसके लिए हमने क्या लिखना है, एल, डिस्टेंस किससे मेजर करते हैं, एल से। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला किसका बन गया, वर्क का। और ये एक अलग फॉर्मूला है मोमेंटम का। ठीक है, ये मोमेंटम का और ये हमारा किसका हो गया, वर्क का। ठीक है, इसको भी क्लियर करते हैं। इसके बाद आता है हमारा डेंसिटी। तो कुछ हम यहाँ पे 8-10 के करीब हैं, 11 जो हमने लिखे हैं अभी एग्जांपल के लिए, तो ये हम सिर्फ निकालने के पर्पज से देख रहे हैं। बाकी जो करीब से 40 से 50 मिनिमम इतने होंगे, तो उनको हम अपलोड कर देंगे पीडीएफ में। ठीक है, यहाँ पे डेंसिटी है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। और ये भी वैसे हम शायद फर्स्ट स्लाइड में कर चुके हैं, लेकिन चलो देख लेते हैं। मास के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, डायमेंशन कैपिटल M, और वॉल्यूम के लिए L की पावर 3। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा M L की पावर -3 ऊपर जाएगा तो। और T कुछ है नहीं, तो T के लिए हम T की पावर 0 भी लिख सकते हैं। अगर हमें MLT के फॉर्म में लिखना है, तो जो क्वांटिटी नहीं आ रही है, अगर मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो M की पावर 0 लिख देंगे। टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, तो टाइम की पावर 0 लिख देंगे। अब डेंसिटी है, तो डेंसिटी हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। सिंपली टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, तो हमें T की पावर 0 लिख देना है। अब अगर कभी बोला जाए टाइम डेंसिटी के लिए कि अभी इस टाइम पे ये है, दूसरे किसी टाइम पे क्या होगी डेंसिटी, तो वी नो दैट कि डेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। तो इसलिए टाइम का यहाँ पे हमें पावर 0 लेना है, या फिर नहीं लिखना है तो नहीं लिखेंगे। अब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितना फास्ट, कितनी जल्दी, मतलब स्पीड नहीं, लेकिन सिर्फ यहाँ पे मान के चलो नंबर ऑफ कुछ टर्न्स या नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन या कुछ भी लेंगे पर यूनिट टाइम। कैसे, अगर बोला जाए कि 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, या हम जब व्हील के लिए क्या लिखते हैं, 2 RPM ऐसे लिखते हैं, 20 RPM, 40 RPM, 200 RPM, यानी कि रिवॉल्यूशन पर मिनट के लिए। तो यहां पे अगर हम देखें कि 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, यानी कि इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 रिवॉल्यूशन तो नंबर है इसलिए कुछ नहीं, पर सेकेंड, यानी कि ऊपर तो सिर्फ नंबर आएगा, 1 लिख लो। अगर यूनिट है ऊपर क्या 1, यानी कि नंबर आएगा, और नंबर के लिए कोई डायमेंशन नहीं होती है। अगर मैं बोलूँ 2, तो 2 के लिए क्या डायमेंशन है, यानी कि डायमेंशन लेस है। तो जो चीज डायमेंशन लेस है, जैसे हमने अभी पढ़ा था, पहला कौन सा पढ़ा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लास्ट स्लाइड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला आया था m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, यानी कि वो क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, क्योंकि उसमें कोई भी डायमेंशन नहीं आ रही है, किसी भी डायमेंशन पे वो डिपेंड नहीं करता है। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर पर सेकेंड, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही क्वांटिटी आ रही है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, वो है t। इसलिए t को जब ऊपर लिखते हैं तो t की पावर -1
इसलिए फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है टी की पावर -1, टी इनवर्स। ये हमें याद रखना है, बहुत जरूरी है कि टाइम सिर्फ टाइम पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी जो है वो सिर्फ टाइम पे डिपेंड कर रही है टी की पावर -1 के साथ, ठीक है। अब हम बात करें पावर की, तो इसको मिटाएं। यहां पे आता है हमारा एक पावर। तो पावर क्या है? वर्क पर यूनिट टाइम। जब हम पढ़ेंगे वर्क पावर एनर्जी तब इसको हम डिटेल में समझेंगे। अभी सिर्फ हमें ये देखना है कि पावर कैसे डिफाइन होती है। पावर होता है वर्क पर यूनिट टाइम, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम में हमने कितना वर्क किया, वो हमारी पावर है। मतलब अगर बोला जाए कि इतना इतना जूल वर्क किया इतने टाइम में, उसको हमने क्या बोला? इट्स पावर, ठीक है। तो पावर क्या है? वर्क पर यूनिट टाइम। और वर्क यहां पे था, वर्क के लिए हमने जो निकाली थी डायमेंशनल फॉर्मूला जो हमने निकाला था वो आया था ml² टी की पावर -2। अभी निकाला था वो थोड़ी देर पहले वर्क के लिए। और टाइम के लिए हमने नीचे क्या यूज करना है? टी, कैपिटल टी। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला सिंपली निकल आएगा क्या? ये टी ऊपर जाएगा, टी की पावर -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे m सिंपल m, l की पावर 2 और t की पावर, ये t की पावर -2 है, ऊपर एक और पावर जाएगी माइनस की हो जाएगी, तो t की पावर -3 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा ml² t की पावर -3। ये हमारा हो गया पावर के लिए। इसके बाद आता है हमारा एंगुलर एक्सिलरेशन। तो एंगुलर एक्सिलरेशन निकालने के लिए क्या करना होता है, इसको क्लियर करते हैं। एंगुलर एक्सिलरेशन के लिए निकालना है, तो एंगुलर एक्सिलरेशन के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एंगुलर वेलोसिटी। देखो एक्सेलरेशन जब हम निकालते हैं तो हमारी जो एक्सेलरेशन हम निकालते थे वो किस पे डिपेंड करता था? वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम पे। सिमिलरली यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है तो वो किस पे डिपेंड करेगा? एंगुलर वेलोसिटी पे। जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम लिखते हैं ओमेगा से, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से लिखते हैं और ये होता है वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। वेलोसिटी कुछ डिस्टेंस के लिए, पर डिस्टेंस के लिए। अब देखो ये v अपॉन r है, तो v जो वेलोसिटी है ये कौन सी वेलोसिटी है? सिंपल वेलोसिटी। ये है एंगुलर वेलोसिटी, ये है सिंपल वेलोसिटी। इसका भी फॉर्मूला होता है v अपॉन r। तो v क्या है हमें पता है, l t की पावर -1। ये हमें एंगुलर वेलोसिटी का, सॉरी ये एंगुलर वेलोसिटी है और ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का हमें डायमेंशन पता है, क्या आता है? l t की पावर -1। अब यहाँ पे अगर l t की पावर -1 आता है और यहाँ पे नीचे जो डिस्टेंस है r, यानी कि उसका जो रेडियस है उसको बोल रहे हैं रेडियस। जो क्या है? लेंथ होगी, वो एक डिस्टेंस होगी, एक दूरी होगी, उसको हम l से लिख देंगे। तो l से l जब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन क्या आ जाएगा? t की पावर -1। ठीक है, t की पावर -1 आ जाएगा। ठीक है, t की पावर -1 आ गया, ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी का हो गया। अब हमें निकालना है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन होता है ओमेगा अपॉन टी। एक्सेलरेशन हम जानते हैं क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसीलिए यहाँ पे जो आएगा वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी कौन सी आएगी? ये एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है तो एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए हमें क्या पता चला? t की पावर -1 अपॉन ये t के लिए, टाइम के लिए कैपिटल T। फिर से ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी कि t की पावर -2। ये हमारी जो डायमेंशनल फॉर्मूला निकला किसके लिए? एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए। अब यहाँ पे हम ये देखें कि एंगुलर एक्सेलरेशन हमें नहीं पता है,
तब भी हमने इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम सिंपली, हमें पता है कि टी की पावर -2 है तो हम बता सकते हैं। सिर्फ टाइम पे डिपेंड करना है और किसी चीज़ पे डिपेंड इसको करना नहीं है। इसके बाद एक और आता है हमारा टॉर्क, उसके बाद आता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो ये भी देख ही लेते हैं, उसके बाद तो हम बाकी तो सब पीडीएफ में दे देंगे आपको। तो सबसे पहले टॉर्क। तो टॉर्क के लिए क्या करेंगे, टॉर्क को हम लिखते हैं टाउ से, टॉर्क को लिखते हैं टाउ से, और इस ये डिपेंड करता है फोर्स पे इनटू एस यानी कि डिस्टेंस, या फिर बोले आर, एफ आर, एफ एस या एफ डी, और साइन थीटा आता है इसमें, साइन थीटा। तो अभी एफ के लिए हमने देखा था क्या आया था, एम एल टी की पावर -2, ठीक है, टी की पावर -2। एस ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए हमेशा क्या लेते हैं, कैपिटल एल। तो इसका क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। यहां से हमें एक चीज पता चल गई, देखो बोर्ड के एग्जाम्स हो या आईआईटी का एग्जाम थोड़ा बड़ा एग्जाम है, लेकिन वहां पे क्वेश्चन आपको ये देखने को मिल जाएंगे कि ऑप्शन दिए होंगे 4, जिसमें दो के पेयर, दो क्वांटिटी दी गई होंगी, मतलब एक पेयर दिया होगा, और बोलेंगे इनमें से किस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। तो हम क्या देखते हैं, टाउ यानी कि टॉर्क, इसका क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला है एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। अगर हमें डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं पता होगा तो हम ये कभी नहीं बता पाएंगे कि टॉर्क जो है और वर्क जो है उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, क्योंकि टॉर्क का यही आ रहा है और यही हमने अभी पहले निकाला था, किसका आ रहा था, वर्क का। तो वर्क का निकालें, एनर्जी का निकालें या टॉर्क का निकालें, इन तीनों का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आता है वो हमेशा सेम रहता है। तो ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं, और एकेडमिक्स में भी क्लास 12th में बोर्ड के एग्जाम्स में 1-2 बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में। अभी हम जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आएंगे उसमें हम बताएंगे आपको ये क्वेश्चन किस तरीके से देखने को मिला था। तो ये टॉर्क है, टॉर्क को हमने ऐसे लिखना है, और ये टॉर्क जो है इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला भी है और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी है। इसके बाद आता है हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम आई से लिखते हैं, और इसका जो वो आता है फॉर्मूला जो आता है वो आता है एम आर स्क्वायर। इसके अलग अलग वैल्यू आती हैं आगे, 1/2 3/2 ऐसे। तो ये हम देखेंगे। अब इसका अगर हमें निकालना है एम आर स्क्वायर देखेंगे तो एम मास है, मास को तो हम कैसे लिखते हैं, कैपिटल एम, और आर स्क्वायर है लेंथ के लिए, एल लिखते हैं इसका स्क्वायर। तो इसका अगर हम देखें डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, एम एल स्क्वायर। टी की पावर अगर लिखनी है तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है, एम एल स्क्वायर। इसके बाद अगर देखें हम, हमारा आता है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस के लिए इसको क्लियर कर देते हैं। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है, अब ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, कोर्स आगे चलेंगे तो क्या होगा, आगे हम और देखते जाएंगे, इनके डिटेल देखते जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है स्ट्रेस का, स्ट्रेन का मतलब क्या होता है। तो ये होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का हम जानते हैं क्या होता है, एम एल टी की पावर -2, और एरिया होता है एल स्क्वायर। तो जब इसको हम एल स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो होगा एम एल टी की पावर -2, और ये एल स्क्वायर जो है इसको हम लिखेंगे एल की पावर -2 जब ऊपर जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा एम एल की पावर 1 और एल की पावर -2, तो एल की पावर -1, और यहाँ पे टी की पावर -2 है ऑलरेडी। तो ये हमारा स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला निकल आएगा, और इसको हम चेक भी कर लेते हैं एक बार। हाँ बिल्कुल सही है, एम एल की पावर -1 टी की पावर -2, ठीक है। इसके बाद एक और यहाँ पे दिख नहीं रहा है इसको, स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। तो जब दोनों तरफ लेंथ है तो इसको भी एल लिखते हैं, इसको भी एल लिखते हैं, तो यानी कि दोनों एल जब कैंसिल हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 0, यानी कि ये क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस हो जाएगा स्ट्रेन, ठीक है।
तो अभी हम इतना ही करते हैं, इतनी फिजिकल क्वांटिटी। बाकी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो हम आपके पीडीएफ में अपलोड कर देंगे, वहां से पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं, क्योंकि वहां पे हमें डिटेल में देनी होंगी। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए हैं मैंने दो, जो एकेडमिक्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि आईआईटी में भी आते हैं, और जो एनडीए, सीडीएस या नेवी के एग्जाम होते हैं, एयरफोर्स के एग्जाम होते हैं, उनमें भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं डायमेंशन पे। तो ये इसमें हम क्या देखते हैं, सबसे पहले ये समझिए, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है कि हम सिर्फ वही चीजें ऐड कर सकते हैं जो सेम होती हैं। मतलब यहां पे मान के चलो एक इक्वेशन दी है, अगर हम हर टर्म को अलग अलग देखें, ईच टर्म को अलग अलग देखें, तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा, वो तीनों डायमेंशनल फॉर्मूले क्या होंगे? सेम होंगे। तभी पॉसिबल है कि इनको ऐड किया जा सकता है, वरना उनको ऐड नहीं किया जा सकता। सबसे पहले एक इक्वेशन दी गई है, v इक्वल टू ए प्लस बी टी, ये इक्वेशन है। ये इतना सिंपल क्वेश्चन लिया है मैंने, इससे इजीली समझ में आ जाएगा। इसमें तीन टर्म कौन कौन सी है देखो। एक टर्म हो गई v, इसको दोनों को एक साइड लाए चलो, v माइनस ए, और ये भी इस तरफ आएगा तो माइनस बी टी इक्वल टू 0। इसकी अब ईच टर्म देखो, इसकी v है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है l t की पावर -1 मीटर पर सेकेंड। अब ये इसकी अगर l t -1 है, तो a का डायमेंशन होगा वो भी यही होगा, b t का डायमेंशन होगा वो भी यही होगा। तो हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पे, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b इन v इक्वल टू a प्लस बी टी। तो a का डायमेंशन निकालना है, तो a का डायमेंशन तो हम बता देंगे l t की पावर -1, क्योंकि a के साथ कुछ और है नहीं। ठीक है। अगर हमसे बोला जाए bt का डायमेंशन निकालो, तो bt का डायमेंशन हमें पता है क्या होना चाहिए, l t की पावर -1, क्योंकि तीनों के लिए हमेशा इक्वल होगा। एल टी -1 अगर v के लिए है तो a के लिए भी होगा और bt के लिए भी होगा। तो bt इक्वल टू एल टी की पावर -1, लेकिन हमें निकालना किसका है, b का। b का डायमेंशन निकालना है, तो यहां से हमें t हटाना होगा, तो b, और टाइम के लिए क्या होता है डायमेंशन, कैपिटल T, एल टी की पावर -1। अब देखो यहाँ पे इसको हम मिटा देते हैं, या यहाँ पे कर लेते हैं ऊपर। ठीक है। यहाँ पे क्या आया, b इंटू टी इक्वल टू एल टी की पावर -1। अब ये t जो है वो हमें यहाँ पे इक्वल टू के उस तरफ लेके जाएंगे, तो क्या आएगा, अपॉन में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो b का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल टी की पावर -1 और डिवाइड बाई t। अब t की पावर -1 है, जब ये t ऊपर जाएगा तो t की पावर क्या हो जाएगी, l t की पावर -2, और हमारा b का डायमेंशन क्या हो गया, l t की पावर -2। a का डायमेंशन l t की पावर -1, b की डायमेंशन l t की पावर -2, और ये हमने दोनों की डायमेंशन निकाल ली। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इस इक्वेशन में पूरी इक्वेशन नहीं है, यहाँ पे x इक्वल टू दिया हुआ है a प्लस बी, ये जो पूरी इक्वेशन दी है वो इक्वल टू x दी है, और यहाँ पे पूरा नहीं लिखा है शायद मैंने, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो x है वो x इक्वल टू डिस्टेंस है, और t जो है वो टाइम है। ठीक है। यहाँ पे x इक्वल टू ए प्लस बी टी है। ठीक है, ये याद रखना है। तो अब इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी की पावर 3 अपॉन ई
प्लस टी। अब हमें क्या करना है, ये x की जो डायमेंशन होगी वो इसके इक्वल टू में जो है उन सबकी हर पार्ट की डायमेंशन होगी। जैसे x की डायमेंशन हम जानते हैं होती है l, क्योंकि x क्या है, डिस्टेंस है। अगर x की डायमेंशन l है तो डायमेंशन ऑफ a क्या होगा, डायमेंशन ऑफ a क्या होगा, l, ठीक है। डायमेंशन ऑफ b क्या होगा, डायमेंशन ऑफ b क्या होगा, तो देखो यहाँ पे बी टी है, बी टी इक्वल टू एल होना चाहिए, क्योंकि ये भी एल के इक्वल होना चाहिए। तो b अकेला यहाँ रह जाएगा, b का डायमेंशन क्या आएगा, ये कैपिटल T होगा, कैपिटल T टाइम यहाँ आएगा अपॉन में, तो क्या देखेंगे L और T ऊपर जाएगा T की पावर -1, ठीक है। ये B की आ गई, B की डायमेंशन आ गई। डायमेंशन ऑफ C अगर हमें निकालना है, डायमेंशन ऑफ C अगर हमें निकालना है तो डायमेंशन ऑफ C क्या है, सी टी स्क्वायर, सी टी स्क्वायर, सी टी स्क्वायर। इसको भी किसके इक्वल होना है, L के इक्वल होना है, तो इसको भी जब L के इक्वल होना है तो यहाँ पे L लिखेंगे, और जब L लिखेंगे ये टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर की डायमेंशन कैपिटल T स्क्वायर, कैपिटल T स्क्वायर यहाँ है तो इसको अपॉन में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, L अपॉन टी स्क्वायर, और जब इस टी स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो C की डायमेंशन निकलेगी L टी की पावर -2। ये हमारा C की डायमेंशन हो गई, ठीक है। अब हम देखें हमारी डायमेंशन अब किसकी निकालना है हमें, डायमेंशन ऑफ C हो गया, डायमेंशन ऑफ D। अब ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है, ये टर्म क्या है, सेम है, ये टर्म एक टर्म है, तो हमें ये कैसे निकालना होगा, देखो E प्लस टी, यहां पे E प्लस टी है, और मैंने क्या बोला, जब डायमेंशन सेम होगी तभी उनको क्या किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो पहले डायमेंशन ऑफ E निकाल लेंगे हम, डायमेंशन ऑफ E, डायमेंशन ऑफ E निकालेंगे तो डायमेंशन ऑफ E क्या होना चाहिए, ये T है तो टाइम में हम टाइम ही ऐड कर सकते हैं, टाइम में ना तो हम मास ऐड कर पाएंगे, टाइम में ना हम लेंथ ऐड कर पाएंगे, टाइम में और कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हम। तो अगर ये T है इसकी डायमेंशन टाइम की, तो E की डायमेंशन क्या होगी, T, क्योंकि ये क्या हो रहा है, टाइम से ऐड हो रहा है, टाइम से ऐड हो रहा है तो इसकी डायमेंशन T। अब इसकी डायमेंशन T हो गई तो नीचे तो T आ ही गया है, तो अगर नीचे T आ गया है तो डायमेंशन ऑफ D अगर अब निकालना है हमें, अब देखो नीचे T प्लस T है तो T स्क्वायर तो नहीं होगा, क्योंकि टाइम को टाइम से ऐड किया जा रहा है, ऐड करने के बाद भी वो टाइम ही रहेगा और एक ही टाइम रहेगा। टाइम अगर एक ही रहेगा तो पावर 1 रहेगी, T स्क्वायर नहीं होगी यहाँ पे। तो D की डायमेंशन अगर हमें निकालनी है तो क्या रखना होगा, D T की पावर 3 अपॉन T, अपॉन T, क्योंकि ये भी टाइम है तो एक टाइम से ऊपर ले जाएंगे, टाइम एक कट जाएगा तो क्या बचेगा, डी टी स्क्वायर बचेगा, इक्वल टू ये हमें किसकी डायमेंशन के बराबर रखना होगा, एल की, क्योंकि वो एक्स के इक्वल होगी, ये क्योंकि ये टर्म भी पूरी एक्स के इक्वल होगी तो ये एल रहेगा, ठीक है। तो अगर हम देखें डी की डायमेंशन तो एल अपॉन टी स्क्वायर, तो इसका डायमेंशन क्या आएगा, एल टी की पावर -2। ये D की डायमेंशन आ गई, ये C की डायमेंशन आ गई, B की डायमेंशन ये हो गई, A की हो गई, और ये E की डायमेंशन T होगी, ठीक है। डायमेंशन एक बार चेक कर लेते हैं, एल टी -2 D के लिए, हाँ हाँ सही है, सारी डायमेंशन सही है, ठीक है। इसके लिए T, इसके लिए एल टी इनवर्स, ठीक है। ये सारी डायमेंशन हमारी इस तरीके से निकाली जाएंगी। तो ये हमारा डायमेंशन के कुछ एग्जांपल हमने लिए यहाँ पे, ये हमने सॉल्व कर लिए डायमेंशन के।
अब जो बाकी के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो और आएंगे डायमेंशन के बेस पे या कुछ और फिजिकल क्वांटिटी हैं, इनको या तो हम एक लेक्चर और ले लेते हैं इस पे, तो वो हम सॉल्व कर देते हैं, खत्म करते हैं, उसके बाद एरर शुरू कर देंगे। और बाकी के जो कुछ बचेंगी फिजिकल क्वांटिटी वो हम आपके जो अपना ऐप है ग्रो यूथ क्लासेस उसमें पीडीएफ अपलोड कर दी जाएंगी, वहां से आप पढ़ सकते हैं। अभी ये 11th का कोर्स है, तो बाकी 12th का हम थोड़ा फास्ट करेंगे, 11th का धीरे धीरे करते रहेंगे, क्योंकि 12th के एग्जाम जल्दी आ जाएंगे और 11th का बोर्ड एग्जाम है नहीं, तो जितना कोर्स मैक्सिमम कवर हो जाएगा उतना बेटर होगा। बाकी 12th के लिए तो हमें कोर्स कंप्लीट करना ही है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। ग्रो यूथ क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए हम यहाँ खत्म करते हैं, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।